फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है मुगल्स ने कुल मिलाकर इंडिया से कितना धन संपत्ति लूटा। हाउ मुगल्स लूटेड इंडिया। चलो वीडियो देखते हो, पता करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर और ट्विटर में हमें फॉलो करिए। जब भी हमारे नई वीडियोस आते हैं किसी भी चैनल में, वहां पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आप जानते हो 16वीं शताब्दी में भारत माँ की गोद में उसके 74 लाख बच्चों ने घुट घुट कर अकाल में दम तोड़ दिया था। लेकिन शाहजहां, जिनके जंग पर जंग और बदले की आग ने सारी धरती को बंजर बनाया था, उन्होंने अपनी ही प्रजा को बचाने और अकाल से मरे लोगों के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए ही दिए थे। और अगर ये कीमत आपको ज्यादा लग रही है तो आपको ये बता दूं कि 1 लाख रुपया शाहजहां की बेगम के साल भर के खर्चे का सिर्फ और सिर्फ 10% था। और इसके अलावा अगर हम डेटा के मुताबिक बात करें ना, तो भी 15वीं शताब्दी में मुगलों के आने से पहले भारत दुनिया की जीडीपी में 28.9% का भागीदार था। पर मुगलों के आते ही भारत की जीडीपी 24.5% पर ड्रॉप हो गई और मुगल राज खत्म होने तक ये जीडीपी 16% हो गई थी। यानी हमारे भारत में पैसे तो थे, लेकिन मुगलों के राज में वो पैसे हमारे नहीं थे। और धीरे धीरे करके ये मुगल हमारे भारत को खोखला कर रहे थे, जिससे भारत की जीडीपी साल प्रति साल गिरती जा रही थी। पर आखिर सोने की चिड़िया माने जाने वाले हमारे वतन के सोने के पंखों को एक एक करके इन मुगलों ने कैसे नोच फेंका। आखिर क्यों ये मुगल भारत के लोगों पर राज भी कर रहे थे और भारत के ही लोगों को लूट भी रहे थे। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये रोमांचक वीडियो टाइटल्ड मुगल्स कुल मिलाकर इंडिया से कितना लूट कर गए। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं भारत की मिट्टी में भारत के बेटों का खून नाले की तरह बहाने वाले बाबर से, जिसे भारत की मिट्टी इतनी नागवारा थी कि उसने खुद को भारत की मिट्टी में ही दफन करने के लिए भी इनकार कर दिया। पर शायद उसे भारत के मिट्टी से ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि इस मिट्टी से निकले सोने चांदी और जवाहरातों से ही तो बाबर का शाही खजाना जो भरता था, वही खजाना जो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर और दिल्ली के शाही तख्त पर बैठकर हासिल किया था। अब हुआ यह था ना कि जब बाबर को दिल्ली की हुकूमत मिल गई थी तो सबसे पहले बाबर ने दिल्ली के खजाने को लोगों में लुटाना शुरू कर दिया। पर यहाँ पर आता है कैच, भारत के लोगों में नहीं बल्कि बाबर ने खजाना सिर्फ मुसलमानों पर ही लुटाया। जैसे समरकांड, खुरासान, मक्का और मदीना, ऐसी कई जगहों पर धर्म के नाम पर बाबर ने दिल्ली के खजाने को लुटाया और फिर उज़्बेकिस्तान का वो हिस्सा जो आज ताजिकिस्तान और जिंजियांग है, वहाँ अपने रिश्तेदारों को भर भर के तोहफे में हीरे और जवाहरातों से लाट दिया। यही नहीं, अपने सेना और प्रजा पर भी बाबर ने इतना खजाना लुटाया कि उन लोगों ने बाबर को कलंदर का नाम दे दिया। यानी बाबर की वजह से भारत सुल्तानों की हुकूमत से तो बचा, लेकिन फिर भारत के खजाने और अपनी जीत के घमंड में चूर होकर बाबर ने भारत में रुकने का फैसला कर लिया, जिससे भारत के लोग जैसे सुल्तानों की हुकूमत में कभी मारे जाने के डर से, कभी लूटे जाने के डर से और कभी अपनी इज्जत खो देने के डर से जी रहे थे, उसी तरह उन्हें मुगलों की हुकूमत में भी जीना पड़ा। और जैसे कि मैंने बताया, हमारा भारत इन मुगलों के आने से पहले 28.9% की जीडीपी वाला देश था, पर इनके आते ही हमारी जीडीपी ड्रॉप होकर 24.5% पर आ गई। लेकिन उस समय तक भी हमारे भारत की जीडीपी पूरे यूरोप की 23.3% जीडीपी से फिर भी ज्यादा थी। पर अभी तो मुगलों का राज असल में बाकी था। आने वाले समय में भी बाबर के वंश भारत को कैसे लूटते गए, ये जानने के लिए आगे की कहानी सुनिए। तो फ्रेंड्स, बादशाह अकबर का नाम किसने नहीं सुना है। मुगलों के इतिहास को देखा जाए, बाबर का पोता हुमायूं का बेटा अकबर ही वो बादशाह था जिसने भारत के लोगों को अपना मानकर उनके लिए कदम उठाए थे। जैसे अकबर ने औरतों के लिए सती हो जाने की प्रथा का विरोध किया था, विधवा औरतों की दूसरी शादी करवाई थी, सारे धर्मों को एक करने के लिए एक नया धर्म तक बनाया था, और हिंदुओं से लिए जाने वाले टैक्स को माफ करने वाला भी तो अकबर ही था। लेकिन ये फैक्ट शायद आपको हजम ना हो, बट एक तरफ भारत के लोगों के लिए इतना कुछ करने वाले अकबर ने भी भारत को लूटा था, भारत के लोगों का खून बहाया था। जैसे कि सन 1568 में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लेने के बाद अकबर ने बिना किसी की परवाह किए 30,000 राजपूतों को खत्म कर देने का आदेश दिया। पर ये सिर्फ एक ही बार नहीं हुआ था, बल्कि बार बार हुआ था। जहां अकबर ने जितनी जंगें लड़ी, उनमें ऐसे ही लोगों की लाशें के पहाड़ खड़े हुए। इसके साथ ही जैसे मैंने बताया, अकबर ने हिंदुओं के तिरादकार को भी माफ करवाया, लेकिन मुसलमानों के लिए तो तिरादकार माफ करने के साथ हज जाने के लिए खुद ही शाही खजाने से पैसे दिए
दिए जाते थे और उन दिनों हर साल कम से कम 15,000 यात्री हज के लिए मक्का जाते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सन 1576 में आगरा से जाने वाले मुगल हज कारवान के साथ 6 लाख की खैरात गई थी और ये उस जमाने में कितनी बड़ी कीमत थी ये आप इस बात से समझ सकते हो कि उस जमाने में रथ चलाने वालों को महीने भर के 3.5 रुपए मिलते थे और एक बाल काटने वाले को सिर्फ 50 पैसे मिलते थे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, मुगल राज के बादशाह अपनी राजधानी भी आए दिन बदलते रहते थे। जैसे अकबर ने अपने समय में पुराने मुगल के किलों को गिराकर नया शहर बनवाया था, जिसे बनाने में 16 साल लग गए और सालाना आने वाला रेवेन्यू का 10% खर्च वहाँ पे होता था। और ये पैसे आए कहाँ से? तो जाहिर सी बात है ये पैसा मुगलों ने भारत से ही तो लूटा था। और 16 साल बाद जब आगरा फिर से बनकर खड़ा हो गया तो अकबर ने 1572 में गुजरात को जीतने के बाद एक नया कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, फतेहपुर सीकरी का। पर सिर्फ अकबर ही क्यों, अगर हम अकबर के बेटे जहांगीर की बात करें तो उसने भारत में 12 सालों की हुकूमत की थी, लेकिन इन सालों में उसने आगरा से दिल्ली, दिल्ली से फतेहपुर में कई बार अपनी राजधानी बदली थी, जिसकी वजह से सिर्फ पैसे ही नहीं गए पर उसकी खुद की हुकूमत ही खतरे में आ गई। और अब जरा उस इंसान के भी बारे में बात कर लेते हैं जिसकी वजह से भारत का आगरा इतना फेमस है। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ताजमहल को बनाने वाले बादशाह शाहजहां की, अकबर के बेटे की। अब इनकी तारीफ में और कुछ कहने से पहले बात करते हैं सन 1628 की, जब शाहजहां बादशाह बन चुके थे और उन्होंने पर्शियन न्यू ईयर नवरोज की खुशी में एक बड़ी दावत रखी थी जिसमें सारे राजघराने शामिल थे और वहां पर उन्हें तोहफे और पदवियां दी जाती थी। और यहाँ पर शाहजहां ने अपनी सबसे पसंदीदा बेगम मुमताज महल को तोहफे में 50 लाख रुपए दिए थे और वहीं अपनी बेटी जहानारा को 20 लाख रुपए दिए थे। अब इस रकम का कंपैरिजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 50 पैसा उस समय के नाई की मंथली इनकम हुआ करती थी और यहाँ पर लाखों में खेला जा रहा है। लेकिन अब चलते हैं 2 साल आगे, जब भारत के गोलकोंडा, अहमदनगर, गुजरात और मालवा के कुछ हिस्सों में भयंकर अकाल आया जिसने 74 लाख लोगों को मौत की खाई में ढकेल दिया। उस समय शाहजहां जो अपनी बेगम पर 50 लाख उड़ा रहे थे, उन्होंने अपनी आवाम के लिए क्या किया? यस, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने अकाल से अफेक्टेड लोगों को बस 1 लाख रुपए दिए। सबको, हाँ, एक जन को नहीं, सबको मिला जुला के। पर सबसे बड़ी बात क्या है आपको पता है? वो ये है कि इन जगहों पर जो अकाल आया था ना, वो शाहजहां खुद के वजह से आया था, जिसने साउथ वेस्ट और सेंट्रल इंडियन राज्यों से लड़ाई की थी और वहाँ के सारे फसलों और खेतों को बर्बाद कर दिया था। मतलब मुगल इंडिया में बस तो गए थे, लेकिन हमारी मुसीबतों में और हमारी परेशानियों में उन्होंने कुछ खास हेल्प नहीं किया, अगर हम शेयर फिगर्स की बात करें तो। और बात भी जायज है, दूसरे देश के लोग थे, हमारे देश के लिए क्या ही कर लेते। भारत की सेवा करने थोड़ी ना आए थे, मेवा खाने आए थे। अपनी शान और शौकत, आराम और हैरम्स में ही वो मशरूफ रहे। इसके साथ ही अगर हम आज के ताजमहल की बात करें तो उस वक्त के शाही खजाने में से ही तो पैसे लेकर ताजमहल और पीकॉक थ्रोन बनवाया गया था। और ये पीकॉक थ्रोन कोई ऐसा थ्रोन नहीं है, इतना खास है। इसकी खासियत इसी बात से पता चलती है कि आज जिस कोहिनूर के हीरे को क्वीन एलिजाबेथ ने अपने ताज में लगाया ना, वो इसी थ्रोन में जड़ा हुआ था। और अगर एंगस मैडिसन नामक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट की हम बात करें तो 15% से 18% सालाना सिर्फ मुगलों पर ही खर्च हुआ करता था। और बाय द वे, अगर आपको पता नहीं कि पीकॉक थ्रोन का कॉस्ट वो समय क्या था, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उसमें 1150 किलोग्राम गोल्ड था और 230 किलो प्रीशियस स्टोन्स थे। और इस एक सिंहासन अकेले की वैल्यू वो समय 1 करोड़ रुपए थी। और आज के तारीख में इसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आज होती 5.5 बिलियन रुपीस, यानी कि रफली $740 मिलियन। अब यार, एक सिंहासन को इतना भी क्या चमकाना? दिस इज क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ मनी। यही सेम चीज ताजमहल के साथ भी किया गया था और उस समय ताजमहल भी बनाया गया था कुछ 3.2 करोड़ रुपीस में। अब फ्रेंड्स, ये एस्टिमेटेड प्राइसेस है, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये डेफिनेटली बहुत ही एक्सपेंसिव चीजें थी। यही नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर की एक स्टूडेंट ने हिस्टोरिकल फैलेसीज नाम की एक रिपोर्ट में ये पाया कि शाहजहां के काल में सालाना जुटाया गया 36.5% रेवेन्यू 68 राजकुमारों को दिया जाता था और वहीं पर 25% रेवेन्यू 587 मंत्रियों को, यानी अगर हम इन फिगर्स को ऐड करें मतलब 62% रेवेन्यू बस सिर्फ 665 लोगों पर खर्च किया जाता था, राजकुमारों और मंत्रियों पे। और बाकी का बचा कुचा 38% करोड़ों लोगों में। बाकी की आवाम को खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नसीब होगा या नहीं, इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं थी। जबकि मुगलों के पास ये सारे धन दौलत भारत के लोगों के द्वारा ही भरे हुए टैक्सेस से आते थे,
क्योंकि उस वक्त मुगलों के सालाना जमा होने वाले रेवेन्यू का 90% कंट्रीब्यूशन तो टैक्सेस से ही आता था। लेकिन इतिहास के पन्ने पलटकर अगर देखें तो औरंगजेब को मुगलों का वो बादशाह माना जाता था जो भारत का सबसे बड़ा दानी था। लेकिन उसने हमें कुछ नहीं दिया, बल्कि महादानी का ये खिताब उसे सन 1661 से 1667 तक पर्शिया के राजकुमार बल्ख, बुखारा, उरगंज, शहरीनऊ, टर्किश गवर्नर बसरा की वजह से मिला था, जिनके ऊपर औरंगजेब ने 7 साल में 3 मिलियन यानी कि 30 लाख रुपए पानी की तरह उड़ा दिए। और ये सिर्फ इसीलिए था ताकि ये राजकुमार तोहफों के चकाचौंध में खो जाए और खोकर औरंगजेब की काली करतूतों को भूल जाए। वही काली करतूत जो उसने अपने ही पिता और अपने भाई को मारकर की थी। और आज के दौर में ट्रू इंडोलॉजी के एक डेटा के मुताबिक औरंगजेब ने अपनी हुकूमत के 6 सालों में 70 लाख रुपए कई मुस्लिम देशों में भेजे थे, जो उस समय इंग्लैंड की टोटल रेवेन्यू से 2 गुना ज्यादा बड़ा अमाउंट था। और भारत और भारतवासियों का इतना पैसा लुटाने के बाद बदले में औरंगजेब को शायद ही कभी इस्लामिक रेलिक्स के अलावा कुछ और मिला हो। लेकिन इसके लिए औरंगजेब ने कभी भी कुछ नहीं किया। पर अगर गलती से भी किसी भारत के किसान से टैक्स भरने में जरा सी भी देर हो जाती तो उसे उस दौर में मौत तक की सजा हो सकती थी। पर भारत के लोगों का खून पसीना चूसने वाले औरंगजेब ने भारत के लिए आखिर क्या बनाया? कुछ भी नहीं। मगर सिर्फ औरंगजेब ही क्या, मुगलों की पूरी हुकूमत में मुगलों ने भारत के लिए क्या बनाया? मेरा मतलब है लोगों के लिए ना रास्ते बनवाए, ना नहरें बनवाई, ना कॉलेजेस बनवाए, तो आखिर किया क्या? बाकी सभी ने क्या किया ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। पर औरंगजेब ने स्पेसिफिकली तो हद ही कर दी, क्योंकि इस बादशाह ने कई लाख हिंदुओं को मारकर उन्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए हटा दिया। और इतना कम नहीं था, जो औरंगजेब ने भारत के कल्चरल इंस्टीट्यूशंस और हजारों मंदिरों का नामो निशान मिटाया। और कई हिस्टोरियंस का तो ये तक कहना है कि साउथ इंडिया की तरह नॉर्थ इंडिया में बड़े बड़े ऊंचे मंदिर इसीलिए नहीं है क्योंकि औरंगजेब ने सभी के टुकड़े टुकड़े करवा दिए थे। यानी न सिर्फ मुगलों ने हमारे भारत को लूटा, पर साथ ही साथ उन्होंने भारत की संस्कृति भी छीनने की कोशिश की। लेकिन लोगों के चेहरों से छीनी हुई हंसी, उनकी आंखों में भरे दर्द के आंसू और उनके मन में बैठी बदले की आग मुगलों ने अपने दशकों से चले आए हुकूमत को गवा कर चुकाया। और अगर देखा जाए तो मुगलों ने अपने पहले आए सुल्तानों की तरह और अपने बाद आए अंग्रेजों की तरह भारत से सिर्फ लूट कर अपने असल देशों की तिजोरियां तो नहीं भरी है, लेकिन भारत में ही रहकर इन्होंने भारत और उसके लोगों को इस तरह लूटा कि जो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था, उसके लोग अनाज के दाने दाने के मोहताज हो गए और अपने ही देश में गुलामों की जिंदगी जी। अब फ्रेंड्स, इस बारे में आपको क्या लगता है? इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो काफी सारे हमारे ऑडियंस को ऐसा लगा कि हम मुगलों की तरफदारी कर रहे थे, पर बात ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पाया था, गलती हमारी ही थी। बट अब सभी फैक्ट्स आपके सामने रख दिए हैं, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि मुगलों का शासन इंडिया के लिए फायदेमंद साबित हुआ या फिर नाकामयाब। तो मैं तो कहूंगी बहुत अच्छा अटेम्प्ट है कि उन्होंने ऐसी एक वीडियो बना के बताया, क्योंकि मैं तो इस टाइम वही देख रही थी, कुछ भी नहीं बल्कि पॉजिटिव वे से दिखाते थे। मुगल आए जी, ताजमहल बनाया, इतना प्यार था अपनी बीवी से, उसकी प्यार में जी ये हो गया। बस हमें तो गुड ही दिखाते थे, तो हम कहते थे अच्छा भैया आए कंट्री के में आए, सेटल हो गए, ये हो गया। अब पता चलता है अब ये ऐसी वीडियोस देखे कि वाकई में अंदर की बात क्या थी। तो गुस्सा भी आ रहा था बहुत ही मुझे कि भैया जो भी किया तुमने, सब कह रहे थे किया क्या, मैं तो कह रही थी सिर्फ अपनी ऐश ही की है, कंट्री के लिए, लोगों के लिए तो कुछ तुमने डेवलपमेंट कुछ की नहीं, और अपनी ऐश। और वो तो औरंगजेब तो मेरे ख्याल से सबसे ही घटिया था, जब पूरा उसने अपने फादर को जेल में डाल दिया, तो उससे क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो कुछ करेगा। तो उस टाइम तो जब मुझे याद है, जब हम पढ़ते थे हम कहते थे ये इतना गंदा है, तो ये किस टाइप के हुए, तो दिमाग में आता था, पर इतना मतलब टॉपिक पे डिस्कशन भी नहीं होती थी। पढ़ लिया और बस याद कर लो, टेस्ट के लिए कर लो। पर हम लोग क्योंकि यंग माइंड्स होते हैं, छोटे होते हो, तो आप सोचते हो, तब आपको तो होता है क्योंकि आप इमोशनल तो हर चीज को उस टाइप से सोचते हो। तो तब लगता था कि ये टीचरों को डिस्कस करना चाहिए, बुक्स में भी डिटेल में बताना चाहिए कि ये गलत था, ये राइट था या रॉन्ग था। कुछ नहीं था उसमें ऐसा बताया। पर इट्स नाइस कि इन्होंने ये वीडियो बना के सारा बताया कि पूरा स्टार्टिंग टू एंड क्या चल रहा था इनका, और मेन हर किंग का जो मेन था क्या किया इन लोगों ने। तो बहुत ही मतलब पता चलता है कि क्या थे ये। राइट, तो काफी अच्छा वीडियो था। और जिन्होंने स्टडी किया हिस्ट्री को, उनको ऑलरेडी पता है कि जो भी एग्रेसर बाहर से आता है, जोर जबरदस्ती करके अपनी आर्म्स फोर्सेस लेके आता है, अटैक करता है तुम पे, तुम्हारा पैसे के लिए आया है, वरना उसे आने की क्या जरूरत थी। जो बाहर से बारबेरिक लोग आ रहे हैं वो पैसे के लिए आ रहे हैं, तो पैसा लेके उन्होंने यूज किया पैसे को, कुछ अपने घर भेजा, कुछ वहीं रह गए और यूज करते चले गए फालतू चीजों में, क्योंकि उन्होंने तो अपनी मेहनत से कमाया नहीं है। आप आ गए,
अपने जोर जबरदस्ती से आपने लोगों पे कंट्रोल कर लिया, पैसा आपके पास आ रहा है, आप उड़ा रहे हैं, आपका तो था नहीं वो पैसा, किसी और का पैसा है, आपने तबाह किया। तो ये रियलिटी थी, ये रियलिटी हमारी हिस्ट्री बुक्स में नहीं थी, मगर इंटरनेट में अगर आप सर्च करें तो आपको सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। और यहाँ पे फैक्ट्स अब जो सामने आ रहे हैं कि कितना जीडीपी था, इवेंचुअली कितना जीडीपी हुआ, और वही हिस्ट्री में यही सिखाती है, अगर आप पावरफुल नहीं हैं तो लोग आप पे अटैक करके आपको ही ख़त्म कर देंगे। इसलिए डिफेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, डिफेंस पे फोकस सबसे इम्पॉर्टेंट, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए डिफेंस कि कोई अंदर इंडिया के आ ना पाए। और इनफैक्ट जो है हम तो किसी पर अटैक नहीं करेंगे, पर हमारे को कोई अटैक ना कर पाए, अगर करता है तो वो नहीं बचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। पूरी हिस्ट्री ने ये दिखाया कि गुप्ता एम्पायर के बाद, आप समझ सकते हैं, गुप्ता के बाद से लेकर जितने भी बाहर से लोग आए 1000 साल तक तकरीबन, ब्रिटिश को इंक्लूड कर लिए, ये 700 डिबेटेबल है, 700 है, 1000 ट्रूली 1000 है, 1000 साल तक आपके ऊपर एक अग्रेसर है जो आपकी लैंड में नहीं है, आपकी लैंड का था ही नहीं, वो बाहर से आया, कब्जा कर रहा है, तुम्हारे पर रूल कर रहा है, अपना कल्चर लेके आ रहा है, तुम्हारी चीजें डिस्ट्रॉय कर रहा है, और उसके बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चीजें ठीक भी कर रहा है, मगर वो बहुत कम है कंपेयर टू जो डिस्ट्रक्शन की थी, और पैसे को जाया कर रहा है, समरखंड से आया था उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कुछ भी। तो मतलब ये इसलिए होता है अगर आप हार जाएं, और यही मेन है कि डिफेंस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हारना नहीं चाहिए। और वो ठीक है कि बीच बीच में फिर डिफरेंट एम्पायर्स वापस आई, धीरे धीरे मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गई, वहाँ पे मराठा आ गए, आगे सिख आ गए, जगह जगह अपराइजिंग हुई, मगर जब तक वो हो रहा था फिर ब्रिटिश आ गए। क्यों? क्योंकि आपका वेपनरी तो नहीं थी सोफिस्टिकेटेड, जितने साल आप इनके अंडर थे वहाँ पे यूरोप ने इन्वेंशंस कर करके अपने स्ट्रॉन्ग कर लेते वेपन्स, क्योंकि हम तो लड़ने पड़ने में लगे हुए हैं, अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, आज़ादी के लिए लगे हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने इन्वेंट कर लिए बेटर वेपन्स, वो लोग आ गए। तो मेरे ख्याल से लर्निंग यही है कि इंडिया को डिफेंस पे सबसे ज़्यादा पैसा स्पेंड करना है, और हो सके तो वो भी इम्प्लीमेंट करना है कि हर बच्चे को आप मिलिट्री स्कूल में डाल दें, 12th के बाद आपको कंपलसरी हो जाए, 12th के बाद की जो भी है, आप इंट्रोडक्शन के लिए जा रहे हैं, लड़ने नहीं जा रहे हैं, स्कूल में जाइए, 2-3 साल का आप स्कूल करिए, आपको कुछ तो आएगा, फिजिकली स्ट्रांग होइए, कल को कोई वॉर होती है, कुछ होते हैं तो कोई आपको कुछ नहीं कर पाएगा। अगर अटैकर भी आते तो क्या करेगा, घर घर में एक बच्चा है जो फाइट कर सकता है, तो क्या उखाड़ लेगा वो। तो मेरे ख्याल से ये अच्छे आइडियाज हैं, मगर क्रिटिकल ये है कि सबसे पहले हिस्ट्री बुक्स को चेंज किया जाए, उसमें क्लैरिटी दिखाई जाए कि लॉस क्या हुआ हम लोगों को बाहर से, जो भी बंदा बाहर से आ रहा है उसने लॉस क्रिएट किया, क्योंकि उसकी तो कंट्री है ही नहीं वो। तो अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।